नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा साल 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। और इस 10 साल के दौरान जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब इस देश में कई बड़े बड़े घोटाले हुए, जिनमें 2G और कोलगेट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तब विपक्ष जो थी वो लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ये आरोप लगाती थी कि भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह पाक साफ हों, लेकिन उनकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उनको जानकारी कैसे नहीं हो सकती। और ख़ास करके कोयला घोटाला जो हुआ था, जो मंत्रालय उनके अंडर में था, इसको लेकर के भी विपक्ष ने बहुत उस समय में आवाज़ उठाया था और इसको लेकर कई प्रदर्शन भी हुए थे कि जो खुद प्रधानमंत्री कोयला का जो मंत्रालय है वो उनके अंडर में है और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको पता नहीं चला कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा वजह है। वो वजह ये है कि अभी जो है पिछले 4-5 दिनों से ईडी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सहयोगी मंत्री है, उनके जो खास लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी कर रही है। और इस छापेमारी में ईडी को अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए के कैश उनको बरामद हुए हैं और 5 किलो से ज़्यादा सोना, जिसमें सोने के बिस्किट और सोने के गहने भी हैं। और ये जो छापेमारी हुई है, ममता बनर्जी के खास मंत्री हैं वो पार्थ चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 अलग अलग घर पे अलग अलग समय में छापेमारी हुई है। और देखिए अभी ये 2 घर में ही छापेमारी हुई है और अभी क्या है कि अभी 50 करोड़ से ऊपर के 50 करोड़ से ऊपर के कैश बरामद हुए हैं और 5 केजी से ऊपर सोने के सिक्के और गहने बरामद हुए हैं। जबकि आगे की अभी जो छानबीन है, अभी जो कार्रवाई है वो अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। और देखिए इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बैकफुट पे है, उन्होंने क्या किया है, 4-5 दिन तक उन्होंने देखा इस पूरे सिनारियो को। और जब पार्थ चटर्जी की जो सहयोगी है अर्पिता मुखर्जी, उनके दूसरे फ्लैट से जब छापेमारी में जब कैश और गहने निकले, उसके बाद आज ममता बनर्जी ने क्या किया कि पार्थ चटर्जी को अपने मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये घोटाला ममता बनर्जी के नाक के नीचे कैसे हुआ, यही जो है तमाम लोग जानना चाहते हैं। देखिए ममता बनर्जी भले ही पाक साफ हो, हालांकि उनके ऊपर अभी किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं, इसको लेकर के उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा जाता है कि वो बहुत सादगी में रहती है, हवाई चप्पल अभी भी वो पहनती हैं और मामूली सूती साड़ी पहनती है। और ममता बनर्जी के बारे में अगर कहा जाए तो वो कई बार वो सांसद रह चुकी हैं और अभी चूँकि वो राज्य की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो सांसद थी तब भी न तो वो वेतन लेती थी और न ही पेंशन लेती थी। और अभी भी जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है तो वो न तो वेतन लेती है और वेतन नहीं लेती है। जबकि उनका घर बार जो है उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, उस किताब से जो रॉयल्टी मिलती है उससे वो अपना खर्चा चलाती है। तो ये ममता बनर्जी की सादगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके मंत्रालय में आपके नाक के नीचे कोई मंत्री इतना बड़ा घोटाला कर दिया हो और आपको पता नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। आपको ये भी बात मैं बता दूं कि ये वही ममता बनर्जी हैं, ये वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जिनके मंत्री पर शारदा चिटफंड घोटाले का केस दर्ज हुआ था। तब ममता बनर्जी ने नाक में दम कर दिया था केंद्र सरकार को। बहुत सारे उस समय में प्रदर्शन हुए थे केंद्र सरकार को लेकर के, ममता बनर्जी ने किया था। इसके बाद ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर कोयला घोटाला मामले का केस दर्ज हुआ। इसको लेकर के भी ममता बनर्जी बहुत मुखर थी केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन अभी देखिए जब उनके खास मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी के यहाँ से छापेमारी हुई है और ईडी ने पार्थ चटर्जी को और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को जब गिरफ्तार करके ले गई और उनके आवास पर जो छापेमारी कर रही, यानी कि उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के जो 2 आवास पर जो छापेमारी हुई है, इसके बाद ममता बनर्जी का जिस तरह का बयान था, उस बयान से साफ लग रहा था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और पार्थ चटर्जी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि ममता के कैबिनेट में ममता की सबसे बड़ी खास थी और कैबिनेट में दूसरे नंबर का वो दर्जा रखते थे पार्थ चटर्जी। और जिस व्यक्ति के पास
ये अधिकार था कि अगर कोई दूसरा मंत्री और दूसरा अधिकारी अगर कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही मंत्री इतना बड़ा घोटाला कर दिया है और अभी तक की जो ईडी जो अभी तक जो कार्रवाई की है और जो बातें अर्पिता मुखर्जी की तरफ से जो निकल कर के आई है ईडी के माध्यम से, उसमें यही है कि ये सारा पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है और पार्थ चैटर्जी उसके बंगले का उपयोग जो है वो मिनी बैंक की तरह करते थे। तो सोच लीजिए कि एक आदमी एक सामान्य छात्र नौकरी के लिए कितनी मेहनत करता है, एक गरीब आदमी कितना समय लेकर के कितना समय लगता होगा उसको एक एक करके रुपया जोड़ने में, लाख रुपया या 10 लाख रुपया या फिर 5 लाख रुपया पूरा करने में। और सोच लीजिए कि शिक्षक भर्ती घोटाला में ये इतना बड़ा इन लोगों ने घूस लेकर के और उसके बाद नौकरी दी। सोच लीजिए कि लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ होगा। और ये घटना कब की है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये घटना है 2014 से लेकर के 2021 के बीच का। चूँकि 2014 से 2021 के बीच में पार्थ चैटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार जो थी उसमें वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और तभी शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला सामने आया था और तभी से लेकर के उनके ऊपर शक थी। हालांकि 2021 के बाद जब सरकार बनी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की जब सरकार बनी तो बाद में वो उद्योग मंत्री बना दिए गए। लेकिन ये मामला जो है उसी समय का है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक गरीब छात्र या एक कोई सामान्य छात्र अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो और अचानक से उसको ये पता चले कि जो उसको बिना कैश दिए उसकी नौकरी नहीं हो सकती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। एक गरीब आदमी जो एक एक रुपया करके 100 रुपये जोड़ता है और उसको अचानक से ये पता चले कि बिना घूस दिए हुए उसके बच्चे को नौकरी नहीं लग सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाला कर रहे थे। और देखिए ईडी की कार्रवाई जो अभी हो रही है पूरे देश में हो रही है एक तरह से, और इसको लेकर के जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है केंद्र की सरकार पर कि ईडी जो है वो सत्ता पक्ष की टूल की तरह काम कर रही है। जिस केंद्र सरकार जिसके तरफ इशारा करती है वहीं जा करके ईडी कार्रवाई करने लगती है। अभी ईडी को लेकर के अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले की ही बात है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है। कई घंटे 2 अलग अलग दिन पूछताछ हुई है। उससे पहले राहुल गांधी की पूछताछ हुई थी। तब क्या हुआ कि कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ पूरे देश भर में, पूरे देश के अलग अलग जिलों में जाकर के इन्होंने प्रदर्शन किया था कि सोनिया गांधी को ईडी अपने दफ्तर में बुला करके क्यों पूछताछ करती है। इनके खिलाफ जो पूछताछ हो रही है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ही मामला है और इसी को लेकर के ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ईडी ने आपको समन किया है, आपसे पूछताछ करना चाहती है किसी मामले में और अगर आप पाक साफ हैं तो आपको जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पूछताछ पे जो देश भर में हंगामा करते हैं, उससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, महंगाई से लेकर के तमाम जैसे चीज़ें हैं जिस पर वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष कभी भी प्रदर्शन नहीं करते, जबकि अभी संसद चल रहा है। इसके बाद भी देखिए कि विपक्ष जो है उनका मुद्दा क्या है कि सोनिया गांधी से ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी से ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, ये तय कर रहा है कांग्रेस पार्टी। और यही इसी तरीके से मुखर ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में रही है और केंद्र के मुद्दों को लेकर के भी रही है कि सत्ता पक्ष जो है वो ईडी का जो है ना टूल किट के तरह के इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब देखिए जब उनके मंत्री के सहयोगी के यहाँ से इतने बड़े पैमाने पर रुपए जब मिले हैं, गहने मिले हैं, जबकि अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, छानबीन अभी जारी है और इसकी आंच बाकी दूसरे मंत्रियों पर भी पड़ेगी, तब देखिए कि ममता बनर्जी भींगी बिल्ली की तरह बनी हुई है। ये वही ममता बनर्जी थी जो ईडी और सीबीआई को लेकर के अनाप शनाप केंद्र सरकार को बोलती थी। लेकिन अभी देखिए अभी वो कुछ नहीं बोल रही है, जबकि पार्थ चैटर्जी उनके बहुत खास हैं। उनके बाद ममता बनर्जी के बाद पार्थ चैटर्जी ही दूसरे स्थान पे है अपने कैबिनेट में। कैबिनेट मिनिस्टर हैं पार्थ चैटर्जी। अभी उनको जब बैकफुट पर आने के बाद ममता बनर्जी ने उनको बर्खास्त कर दिया है मंत्रिमंडल से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर बर्खास्त नहीं किया जाता तो पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये है ममता बनर्जी का चरित्र। आप चप्पल में चलती हैं, सूती साड़ी पहनती हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भैया हम तो महात्मा गांधी जैसे थे वैसे हैं,
लेकिन आपके नाक के नीचे इतने साल से इतना बड़ा घोटाला हुआ है और आपको पता नहीं चला, और जब ईडी कार्रवाई करने के लिए जाती है तो आप उल्टे केंद्र सरकार पर और आरोप लगाते हैं और ईडी को आप अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन अब बताइए कि जब आपके मंत्री के यहाँ इतने बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई हुई है, इसके बारे में ममता बनर्जी क्या कहेंगी? हालांकि देखिए, पार्थ चैटर्जी के ऊपर अभी सिर्फ आरोप है, आरोप सिद्ध हुए नहीं हैं, क्योंकि ये पैसे जो हैं पार्थ चैटर्जी के सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए हैं, उनके 2 अलग अलग फ्लैट से बरामद हुए हैं। आप सोच लीजिए कि पैसे इस तरह से रखे हुए थे जैसे एक आम किसान अनाज की ढेरी करता हो, वैसे पैसों की ढेरी थी अर्पिता मुखर्जी के घर में। वार्डरोब हो, बाथरूम हो या फिर पलंग के नीचे हो, चारों तरफ पैसे भरे हुए थे। मतलब ये सोच लीजिए कि जो पैसे गिनने की जो मशीन होती है वो भी गर्म हो जाती थी, इतना पैसा उस घर से निकला है। जबकि अभी 2 घर में सिर्फ छापेमारी हुई है और यहाँ से अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा के कैश मिले हैं और 5 किलो से ज़्यादा के सोना मिले हैं, जिसमें सोने के सिक्के और सोने के गहने भी हैं। आगे अब उनके और कितने मकान हैं और उसके बाद ये जांच का दायरा कहां तक बढ़ता है, पार्थ चैटर्जी के घर में जाता है और दूसरे मंत्रियों तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जब धीरे धीरे ईडी जब कार्रवाई करती है और इसका जांच का दायरा बढ़ता है, तब ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनमें कौन कौन से मंत्री हैं जो इस जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, ये छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ है। अब देखना है कि ईडी आगे की कार्रवाई किस तरह से करती है और इसमें टीएमसी के और कौन कौन से मंत्री फंसते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने की। दूसरी तरफ बीजेपी जो है, बंगाल बीजेपी, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि अभी तो सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया है, एक खास आदमी पकड़ा गया है। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी जो मंत्री हैं ममता बनर्जी के, वो भी इस जांच के दायरे में आएंगे और वो भी फंसेंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।